हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10वीं विद्युत चैप्टर फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत चैप्टर के जितने भी सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहे थे उन सारे प्रश्नों को लेकर मैं इस वीडियो में आए हुए हूँ। बच्चों, मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न थे और जो इस चैप्टर में मुझे इम्पोर्टेंट लगा उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सारे को करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वो सब प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित, हम कैसे समझेंगे कि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, किसी चालक तार की है, तार है। ठीक है, जब किसी चालक तार में इकाई समय में 1 कूलॉम आवेश इकाई समय में प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान कितना होता है बच्चों? 1 एम्पियर होता है। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, जब किसी चालक में इकाई समय में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका परिभाषा भी यही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा बच्चों, जब किसी चालक में इकाई समय में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो या होता है, प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है या होता है। मतलब बच्चों, जब किसी चालक में इकाई समय का कहने का मतलब प्रत्येक सेकेंड, ठीक है, प्रत्येक सेकेंड 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, जैसे बच्चों देखिएगा क्या यानी अर्थात में क्या समझे, इकाई समय में कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इकाई समय में प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि करंट बराबर इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिएगा कि I बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश को किससे दर्शाते हैं? तो आवेश को Q से दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाया जाता है तो Q बाय, और समय का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लिख सकते हैं, यहाँ पर समय को T लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस फार्मूले के आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी भी न्यूमेरिकल्स प्रश्न को बनाने में करेंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं एग्जाम में पूछे जाने के समान, अगर करंट दे दिया गया है तो करंट और चार्ज दिया गया तो हो सकता है कि समय पूछ लिया जाए, तो करंट और चार्ज दे दिया गया है तो समय कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस फार्मूले को याद रखिए। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक प्रश्न ऐड किया हुआ रहता है बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखिएगा, एक तो आवेश का SI मात्रक
आवेश का एसआई मात्रक होता है बच्चों कूलॉम। कूलॉम होता है, जिसे किससे दर्शाते हैं बच्चों? सी से। ठीक है। अब अगला इसी में छोटा सा टॉपिक क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलॉम होता है। ठीक है। और इसी में ऐड प्रश्न हो सकता है कि एक कूलॉम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों एक कूलॉम पर 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न किसी भी तरह से हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न 2-2 मार्क्स में मॉडल सेट में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले पूछा जा सकता है 1 एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, मतलब कितने आवेश होते हैं। तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न है प्रतिरोधक से आप क्या समझते हैं, और प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ज्ञात करें, और प्रतिरोधक को किससे सही सूचित किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, प्रश्न है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं, दोनों हो सकता है। समझते हैं, तो बच्चों समझिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं या विरोध करते हैं, विद्युत धारा का विरोध करते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, और प्रतिरोध का इसी में छोटा सा प्रश्न ऐड कर दिया जाता है कि इसका एसआई मात्रक बताएं और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चे? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और एक छोटा सा कि प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो लिखिएगा कि प्रतिरोध को संकेत आर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये वाला क्या था? दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आवेशों के गुणधर्म को लिखें। ठीक है, आवेशों के गुणधर्म को लिखें। ठीक है बच्चों, आवेश का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर बोले इंग्लिश में तो चार्ज इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवेश जो है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि यह समान आवेश मतलब अलग अलग चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बच्चों कि प्लस और एक चुंबक का मान लीजिए क्या है? एन पोल, दूसरे चुंबक का एन पोल, और
पहले चुंबक का एन पोल, ठीक है। तो जब इन दोनों को नज़दीक में लाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, विकर्षित होंगे, मतलब सटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक चुंबक का एन पोल दूसरे चुंबक के एस पोल के साथ में हम लाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मतलब आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही लिखना है हमें, क्या, आवेशों के निम्न गुणधर्म में लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है कि यह समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बच्चों इस वीडियो के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो सारे चैप्टर वाइज वीडियो होंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब चलते हैं अगला प्रश्न कि विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन करने के बजाय समांतर क्रम में संयोजन करने के क्या क्या लाभ है, ठीक है। मतलब बच्चों किसी भी विद्युत परिपथ में कोई भी चीज़ है, जैसे टीवी, पंखा, बल्ब वगैरह, ठीक है, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ने के क्या फ़ायदा है श्रेणी क्रम की तुलना में। तो बच्चों याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में किसी भी एक उपकरण की खराब हो जाने से बाकी के सभी उपकरण अपने आप क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बच्चों जो भी समांतर क्रम में उपकरण जुड़े होते हैं उनको समान वोल्टेज प्राप्त होता है। जैसे हम लोग घर में देखते हैं 2-4 बल्ब लगा देते हैं, लेकिन सब में वोल्टेज क्या हो रहा है बच्चों, समान मिल रहा है, ठीक है। और समांतर क्रम से जुड़े हुए उपकरण को अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहेंगे कि इस बल्ब को जलाना है, उस बल्ब को जलाना है, मतलब अपनी इच्छा से कट कर सकते हैं, ठीक है। समांतर क्रम के ये सब क्या है, लाभ है श्रेणी क्रम की तुलना में, ठीक है बच्चों। तो यही प्रश्न को करने जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने की तुलना में या श्रेणी क्रम में संयोजन करने की वजह समांतर क्रम में संयोजन करने के क्या क्या लाभ है, ठीक है। यानी कि विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में ना जोड़ करके समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उन क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो बच्चों लिखिएगा कि निम्नलिखित लाभ है, क्या है, विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की तुलना में समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, निम्नलिखित लाभ है। तो पहला लाभ लिख रहे हैं बच्चों, क्या है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ में समांतर क्रम में प्रतिरोधक कम उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। और क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़े उपकरणों को इच्छानुसार उपयोग में ला सकते हैं। समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों को इच्छानुसार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या है कि
श्रेणी क्रम में एक उपकरण खराब हो जाने से बाकी के सभी उपकरण क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होते हैं। श्रेणी क्रम में किसी भी एक उपकरण, किसी भी एक उपकरण के खराब हो जाने से बाकी के सभी उपकरण, बाकी की सभी उपकरण अपने आप खराब हो जाते हैं, अपने आप खराब हो जाते हैं। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन समांतर क्रम में जुड़े उपकरणों में ऐसा नहीं होता है। और क्या फायदा है बच्चों कि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े सभी समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों में निम्न प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं। क्या क्या फायदा है, तो यानी कि श्रेणी क्रम की तुलना में समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक, तो देखिए फायदे क्या, निम्नलिखित लाभ है। तो समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है। ठीक है बच्चों। दूसरा, समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों को इच्छानुसार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बल्ब वाला अगर चाहेंगे तो इच्छा है तो जला सकते हैं, नहीं तो एक रूम में जैसे बल्ब जल रहा है, अगर चाहेंगे कि दूसरे रूम वाला क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो वो सब क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और श्रेणी क्रम में किसी भी एक उपकरण के खराब हो जाने से बाकी के सभी उपकरण खराब हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप खराब। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होते हैं। और समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों में निम्न प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके अगले चैप्टर में को लेकर के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसे विद्युत, मोटर, जनरेटर, ठीक है बच्चों, उन सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।